हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम एमसीक्यूज तो करेंगे, साथ साथ एमसीक्यूज के वो जो आंसर होंगे उनका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कि आंसर हमने कहाँ से डिराइव किया। तो ये जो लेक्चर है जुडिशरी के एग्जामिनेशन के लिए भी एप्ट है और एपीओ के एग्जामिनेशन भी अगर आप देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी ये लेक्चर इनफ होगा। ठीक है, और इस तरीके से आपका प्रोबेशन का रिविजन भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। तो इसमें तो आई डोंट थिंक एनी एक्सप्लेनेशन की नीड है, 19 सेक्शंस है। ठीक है, सबसे पहला आंसर हमारा ये है। फिर उसके बाद, विच सेक्शन ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट डील्स विद द पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। कौन से सेक्शन में गुड कंडक्ट की बात करी हुई है? सेक्शन नंबर 4 में। ठीक है, सेक्शन नंबर 2 में आपको डेफिनेशंस दे रखी है, सेक्शन नंबर 3 में हमें एडमोनिशन के बारे में बता रखा है, एडमोनिशन पर कोर्ट कब छोड़ती है, और सेक्शन नंबर 5 में हमें कॉम्पनसेशन एंड कॉस्ट के बारे में बता रखा है। ठीक, तो काफी सारी चीजें तो हमें यहीं पे पता चल गई। अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 4 क्या है, क्योंकि हमने सेक्शन नंबर 4 के ऊपर बात करी। अब देखो, पावर of court to release certain offenders on probation of good conduct। कोर्ट की पावर है कुछ ऑफेंडर्स को छोड़ देना on probation of good conduct पे। So when any person is found guilty of having committed an offense जो कि डेथ से और लाइफ imprisonment से punishable नहीं है, and the court by which the person is found guilty, और जिस कोर्ट ने उसको गिल्टी किया है, गिल्टी करा दिया है, उसका ऐसा ओपिनियन है, हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द ऑफेंस। केस के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, ऑफेंस के नेचर को देखते हुए और ऑफेंडर के कैरेक्टर को देखते हुए, ये इट इज एक्सपीडियंट, एक्सपीडियंट का मतलब है जरूरी है, टू रिलीज हिम ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। ये जरूरी है कि इसको गुड कंडक्ट पे छोड़ दिया जाए। देन, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the court may instead of sentencing him, तो उसको सेंटेंस करने के बजाय to any punishment, direct that he may be released on his entering into a bond। उसको रिलीज कर दिया जाएगा। रिलीज भी ऐसे ही नहीं किया जाएगा, एक बॉन्ड जो है उसे भरना पड़ेगा, जो कि विद या विदाउट श्योरिटीज हो सकता है। और ये बॉन्ड क्यों भरवाया जा रहा है? इस वजह से भरवाया जा रहा है कि वो अपेयर हो और रिसीव करेगा सेंटेंस व्हेन called upon during such period not exceeding 3 years, as the court may direct, and in the meantime to keep the peace and be of good behavior। जो आपका गुड कंडक्ट का प्रोबेशन होता है वो 3 साल से ज्यादा का नहीं होता है। 3 साल से कम का जरूर हो सकता है, लेकिन 3 साल से ज्यादा का नहीं होता है। तो कोर्ट कहती है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जो भी आपको टाइम पीरियड दिया गया है, उसमें आपको अपना गुड बिहेवियर रखना है, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपको जो है सेंटेंस कर दिया जाएगा आपके ऑफेंस के लिए जो आपने किया था। क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कोई ऐसा ऑफेंस किसी इंसान ने कमिट किया है जो कि डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, और कोर्ट को ऐसा लगता है केस के सर्कमस्टांसेस को देखने के बाद, ऑफेंस के नेचर को देखने के बाद और ऑफेंडर के कैरेक्टर को देखने के बाद कि ये जरूरी है कि उसे गुड कंडक्ट पे छोड़ दिया जाए, तो उसे सेंटेंस करने के बजाय कोर्ट उसे रिलीज कर देगी, एक बॉन्ड इंटर करवाएगी, विद या विदाउट श्योरिटीज करा सकती है, जिसमें ये लिखा होगा कि वो अपेयर करेगा और सेंटेंस रिसीव करेगा अगर उसे बुलाया जाता है इन 3 सालों के बीच में, अगर 3 साल का प्रोबेशन दिया है तो। ठीक, और मीन टाइम जितने दिन का प्रोबेशन है उसमें जो है उन्हें गुड कंडक्ट रखना है, गुड बिहेवियर रखना है। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल नॉट direct such release of an offender unless it is satisfied that the offender or his surety if any has a fixed place of abode। abode का मतलब है जहां वो, कोई एक जगह होनी चाहिए जहां वो फिक्स्ड रह रहे हो, मतलब कोई परमानेंट एड्रेस उनका होना चाहिए या फिर कोई रेगुलर ऑक्यूपेशन होना चाहिए जिस जगह पर वो काम कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑफेंडर हो, अगर उसका श्योरिटी का भी कोई फिक्स प्लेस है या कोई रेगुलर ऑक्यूपेशन है तो भी चलेगा, इन द प्लेस ओवर विच उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है, और इन विच द ऑफेंडर इज लाइकली टू लिव ड्यूरिंग द पीरियड। और या फिर देखो, या तो फिक्स प्लेस हो या तो रेगुलर ऑक्यूपेशन हो, या फिर उन 3 साल के बीच में जब उनको प्रोबेशन पे रखा गया है तो एटलीस्ट इन 3 साल तो वो उसी जगह पर रहे जहां के लिए जिस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, ये चीज देखना है। फिर उसके बाद सबसेक्शन 2 क्या कहता है? बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द रिपोर्ट इफ एनी द प्रोबेशन ऑफिसर कंसर्न्ड इन रिलेशन टू द केस। यहाँ पर कंसिडरेशन रिपोर्ट बनती है जो कि प्रोबेशन ऑफिसर बनाते हैं, कोर्ट उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को कंसिडर करती है। व्हेन
एनी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 इज मेड, जब कोई ऑर्डर दिया जा रहा है कोर्ट के द्वारा, द कोर्ट में इफ इट इज ऑफ ओपिनियन दैट इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर एंड ऑफ द पब्लिक, ये ऑफेंडर के भी इंटरेस्ट में है और पब्लिक के लिए भी ये एक्सपीडियंट है ये करना, इन एडिशन pass a supervision order directing that the offender shall remain under the supervision of a probation officer. ये एक सुपरविजन ऑर्डर पास करेंगे जिसमें कि ये लिखा होगा कि ये प्रोबेशन ऑफिसर के नीचे ही रहेगा, सुपरविजन में ही रहेगा जितने भी पीरियड के लिए उसको प्रोबेशन ग्रांट किया जा रहा है, नॉट बीइंग लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम तो ये जो सुपरविजन ऑर्डर है कम से कम 1 साल तक फोर्स में ये रहेगा ही रहेगा, एंड मे इन सच सुपरविजन ऑर्डर इम्पोज सच कंडीशंस एज इट डीम्स नेसेसरी फॉर द ड्यू ऑफ सुपरविजन ऑफ द ऑफेंडर, और जो भी कुछ कंडीशंस है वो सुपरविजन ऑर्डर में मेंशन होंगी जो भी कोर्ट लिखेगा, ठीक है। द कोर्ट मेकिंग एंड सुपरविजन ऑर्डर, जब भी कभी भी आपसे पूछे कि सुपरविजन ऑर्डर कहाँ दे रखा है तो आपको याद रखना है सेक्शन 4 के सबसेक्शन 3 में हमें सुपरविजन ऑर्डर के बारे में बता रखा है। The court making a supervision order under subsection 3 shall require the offender before he is released to enter into a bond, जब उसको रिलीज करने से पहले, बॉन्ड एंटर करने से पहले, with or without sureties, to observe the conditions specified, जो भी उस पर्टिकुलर ऑर्डर में कंडीशंस दे रखी है उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और अगर कुछ एडिशनल कंडीशंस दे रखी हैं उसके रेजिडेंस को लेकर के, एब्सटेंशन फ्रॉम इन, मतलब कि कोर्ट यहाँ पर एडिशनल कंडीशंस भी लगा सकता है, कुछ मान लो रेजिडेंस को लेकर के लगाएगा, उसके घर को लेकर के, तो यही कंडीशंस लगेंगी कि आप जो है वो घर तब तक छोड़ कर नहीं जाएंगे जब तक आपका ये टाइम पीरियड चल रहा है, और एब्सटेंशन मतलब कि आपको दूर रहना है कुछ भी नशीले पदार्थों से, एज द कोर्ट में हैविंग रिगार्ड टू द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, ये सारी चीजें एडिशनल कंडीशंस भी जो होती है वो पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस को देख करके लगाई जाती है। कंसिडर फिट टू इम्पोज फॉर प्रिवेंटिंग और रेपिटेशन, ये इस वजह से कर रहे हैं ताकि प्रिवेंट कर सकें कि दोबारा से सेम ऑफेंस ना हो या कमीशन किसी और ऑफेंस का ना हो उस ऑफेंडर के द्वारा, ठीक है, ये सारी चीजें इस वजह से करी जा रही है। सबसेक्शन 5, द कोर्ट मेकिंग अ सुपरविजन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3, जब कोर्ट ऑर्डर दे रही है सबसेक्शन 3 के अंदर, शैल एक्सप्लेन टू द ऑफेंडर द टर्म्स एंड कंडीशंस, सारी चीजें समझाएगी उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उस ऑर्डर में, एंड शैल फोर्थविथ का मतलब होता है इमीडिएटली एक कॉपी फर्निश करेगी सुपरविजन ऑर्डर की टू ईच ऑफ द ऑफेंडर, अगर एक से ज्यादा ऑफेंडर है तो ऑफेंडर्स को, ईच ऑफ द ऑफेंडर को, श्योरिटीज को भी कॉपी देनी पड़ेगी इफ एनी, एंड द प्रोबेशन ऑफिसर कंसर्न, और प्रोबेशन किसको किसको दिया जा रहा है, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि किसको किसको कॉपी दी जाएगी, ऑफेंडर को दी जाएगी, श्योरिटीज को दी जाएगी और प्रोबेशन ऑफिसर को दी जाएगी, ठीक, ये सारी चीजें, अगर श्योरिटीज इफ एनी लिखा है तो श्योरिटीज है तो, ठीक। तो ये तो बात हो गई हमारी सेक्शन नंबर 4 की। अब मुझे लगता है सेक्शन नंबर 4 भी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, which says which section of probation of offenders act deals with probation officer, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 2B इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ सेक्शन 2B में आपको प्रोबेशन ऑफिसर के बारे में दे रखा है, हालांकि उसमें डायरेक्ट किया हुआ है कि आप सेक्शन नंबर 13 में जाकर के देख सकते हैं। Simultaneous direction for releasing the offender and directing him to pay compensation and cost, कॉम्पनसेशन एंड कॉस्ट अभी हम थोड़ा इससे पहले ही वाले सेक्शन में पढ़ के, इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं, सेक्शन नंबर 5 में बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे 21 ईयर्स ऑफ एज वाला सिस्टम है, यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल वाला है कि रिपोर्ट जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, और सेक्शन 4 में अभी हम पढ़ के आए हैं गुड कंडक्ट है, ठीक। अब देखो, अब क्योंकि हमने ये पढ़ा, हमने ये क्वेश्चन किया कि प्रोबेशन ऑफिसर कहाँ है तो बी में है, और ये सेक्शन नंबर 13 में डायरेक्ट करता है। अब देखो सेक्शन नंबर 13, पहले प्रोबेशन ऑफिसर्स हम समझेंगे कि प्रोबेशन ऑफिसर कौन होता है। सो अ प्रोबेशन ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल बी अ पर्सन अपॉइंटेड टू बी अ प्रोबेशन ऑफिसर, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर कोई भी ऐसी जगह जो कि स्टेट गवर्नमेंट रिकग्नाइज करती है, मतलब और रिकग्नाइज्ड बाय एज सच बाय स्टेट गवर्नमेंट, अपॉइंट किया गया है उस पर्सन को, तो हम प्रोबेशन ऑफिसर कहेंगे। अ पर्सन प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस बाय सोसाइटी रिकग्नाइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कोई एक सोसाइटी को अगर स्टेट गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज कर रखा है तो वो भी जो है अपॉइंट कर सकती है प्रोबेशन ऑफिसर को। और किसी एक्सेप्शनल केस में अगर किसी अदर पर्सन को कोर्ट के ओपिनियन में ऐसा लग रहा है कि ये जो है फिट है प्रोबेशन ऑफिसर की तरह एक्ट करने के लिए, तो उन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कोर्ट भी अपॉइंट कर सकती है। ये तो बात हो गई, 3 तरीके के प्रोबेशन ऑफिसर्स हो सकते हैं, मतलब 3 तरीके से अपॉइंट किए जा सकते हैं। सबसेक्शन 2 सेज अ कोर्ट विच पासेज एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4
या और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द ऑफेंडर फॉर द टाइम बीइंग रिसाइड्स एट एनी टाइम अपॉइंट एनी प्रोबेशन ऑफिसर इन द प्लेस ऑफ द पर्सन नेम्ड इन द सुपरविजन ऑर्डर। तो जो है या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं जहां पर वो बंदा रह रहा है, रिसाइड कर रहा है अपने प्रोबेशन के टाइम पर, तो वो भी जो है अपॉइंट कर सकते हैं प्रोबेशन ऑफिसर को। ठीक है, ये याद रखना है। एक्सप्लेनेशन में देखो क्या बताया है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन प्रेसिडेंसी टाउन को हम डिस्ट्रिक्ट मानेंगे और प्रेसिडेंसी टाउन के जो चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट होंगे ना उन्हें हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मानेंगे उस डिस्ट्रिक्ट का। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन में है तो इस वजह से हमने पढ़ लिया। अब देखो, अ प्रोबेशन ऑफिसर सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, प्रोबेशन ऑफिसर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज ड्यूटीज, अपनी ड्यूटीज को जब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो किसके नीचे कंट्रोल में रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जहां पर ऑफेंडर रिसाइड कर रहा है। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तारे लगा लो इस पर कि डीएम के कंट्रोल में रहेंगे आपके प्रोबेशन ऑफिसर। अब ड्यूटीज क्या है प्रोबेशन ऑफिसर की, कुछ तो काम होंगे ना, उनकी क्या ड्यूटीज है। और प्रोबेशन ऑफिसर शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, जो भी कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगाए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए एज में बी प्रिस्क्राइब्ड इंक्वायर करेंगे इन अकॉर्डिंग विद एनी डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, इनटू द सर्कमस्टांसेस और होम सराउंडिंग्स ऑफ एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। सर्कमस्टांसेस में इंक्वायरी वगैरह करेंगे, जो भी कुछ है मतलब इंक्वायर करेंगे, या फिर उसके घर में भी इंक्वायरी वगैरह, होम सराउंड घर में नहीं, होम सराउंडिंग मतलब आसपास भी इंक्वायरी वगैरह कर सकते हैं। ऐसा कर क्यों रहे, विद अ व्यू टू असिस्ट द कोर्ट, ताकि कोर्ट को मदद कर सकें कि कोर्ट डिसाइड कर पाए एक सूटेबल मेथड ऑफ डीलिंग विद हिम एंड सबमिट रिपोर्ट्स टू द कोर्ट। और डीलिंग विद हिम किसके साथ, ऑफेंडर के साथ डील करने के लिए कोर्ट एक सूटेबल मेथड, एक ढंग का मेथड पता कर पाए और जो ये भी रिपोर्ट्स की बनेंगी वो कोर्ट में सबमिट करेंगे। फिर या दूसरा काम क्या है उनका, सुपरवाइज करेंगे प्रोबेशनर्स को, जो आपके ऑफेंडर्स होते हैं उनको, एंड अदर पर्सन्स प्लेस्ड अंडर हिज सुपरविजन, और जो भी उनके सुपरविजन के अंडर जिनको रखा गया है, वेयर नेसेसरी एंडिएवर देम टू फाइंड सूटेबल एम्प्लॉयमेंट। अब भाई अगर कोर्ट ने रिलीज किया है तो एंडिएवर करेंगे, उनको मदद करेंगे, प्रोबेशनर्स को मदद करेंगे। जब आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे, सुपरवाइज प्रोबेशनर्स एंड एंडिएवर देम टू फाइंड सूटेबल एम्प्लॉयमेंट, उनको जो है नौकरी ढूंढने में मदद करेंगे। एडवाइज एंड असिस्ट ऑफेंडर्स, एडवाइस करेंगे ऑफेंडर्स को, असिस्ट करेंगे इन द पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन एंड कॉस्ट, जो भी पेमेंट करने को कहा है कॉम्पनसेशन वगैरह की या फिर कॉस्ट वगैरह की कोर्ट ने, उसके लिए असिस्ट या एडवाइस करेंगे। एडवाइस या असिस्ट, एडवाइस एंड असिस्ट करेंगे कौन से केसेस में, इन सच केसेस इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब पर्सन्स हु हैव बीन रिलीज अंडर सेक्शन 4, जिन पर्सन्स को गुड कंडक्ट पे रिलीज किया गया, गुड कंडक्ट के प्रोबेशन पर रिलीज किया गया, उनको भी एडवाइस और असिस्ट करने का काम प्रोबेशन ऑफिसर का है। और अगर कोई और ड्यूटीज प्रिस्क्राइब करी गई है उनके लिए तो वो और ड्यूटीज भी फुलफिल अपनी करेंगे, निभाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्रोबेशन ऑफिसर। अब उसके बाद क्या है, सेक्शन 5। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा ना कॉम्पनसेशन एंड कॉस्ट के बारे में, तो उसी का एक्सप्लेनेशन है सेक्शन नंबर 5। देखो, पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर ऑफेंडर्स टू पे कॉम्पनसेशन एंड कॉस्ट पे करने के लिए, द कोर्ट डायरेक्टिंग द रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4, जब कोर्ट ने रिलीज करा है सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के अंदर में, इफ इट थिंक्स फिट, अगर कोर्ट को सही लगता है उसी समय, मेक एट द सेम टाइम और फर्दर ऑर्डर, एक फर्दर ऑर्डर करेंगे डायरेक्टिंग हिम टू पे, जिसमें वो डायरेक्ट करेंगे ऑफेंडर को पे करने के लिए ऐसा कॉम्पनसेशन एज द कोर्ट थिंक्स फिट, जो कि रीजनेबल होगा फॉर द लॉस एंड इंजरी कॉस्ट टू एनी पर्सन। भाई आपको रिलीज तो चलो हम कर रहे हैं, आपको तो बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन सामने वाले बंदे का क्या, जिसको कोई इंजरी वगैरह, जो विक्टिम है उसका क्या, उसको जो है आपको पैसा कुछ कॉम्पनसेशन वगैरह देना पड़ेगा। एंड द कॉस्ट, सच कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग की कॉस्ट वगैरह भी ली जा सकती है। एंड है यहाँ पर, और नहीं है, कॉम्पनसेशन एंड कॉस्ट है, एज द कोर्ट थिंक्स रीजनेबल, दोनों चीजें, कॉम्पनसेशन विक्टिम को देना पड़ेगा और प्रोसीडिंग की कॉस्ट वगैरह देनी पड़ेगी, जो भी कोर्ट को रीजनेबल लगे वो। The amount ordered to be paid under subsection 1 may be recovered as fine in accordance with provisions of section 386 and 387, नहीं होगा यहाँ पर, 421 and 422 होगा ऑफ सीआरपीसी। अभी फिलहाल क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस किए नहीं गए तो आप 421 और 422 सीआरपीसी लिखेंगे। ये पहले के सीआरपीसी का लिखा हुआ है 1898 वाली का, इस पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। 421 और 422 सीआरपीसी, ठीक है।
सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है कि अ सिविल कोर्ट ट्राइंग एनी सूट अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मैटर फॉर विच द ऑफेंडर इज प्रोसिक्यूटेड। जब सिविल कोर्ट कोई सूट ट्राई कर रहा है यही सेम मैटर में जिसके लिए ऑफेंडर को प्रोसिक्यूट किया गया था, शैल टेक इनटू अकाउंट, तो वो अकाउंट में लेंगे ये चीज कि अगर कोई भी अमाउंट वगैरह पे कर रखा है या रिकवर करा है कॉम्पनसेशन। भाई ये तो हम क्रिमिनल की बात कर रहे हैं ना। मान लीजिए कि विक्टिम ने इनके अगेंस्ट सिविल केस भी फाइल किया था, तो कोर्ट ये देखेगी, ये पर्टिकुलर चीज अकाउंट में लेगी कि इस बंदे ने, ऑफेंडर ने कुछ अमाउंट पे किया है या फिर कुछ ऐसा कॉम्पनसेशन पे किया है सबसेक्शन 1 में, जब वो डैमेजेस अवार्ड कर रही है, जब सिविल कोर्ट जब डैमेजेस अवार्ड कर रही है, डैमेजेस देने की बात कर रही है, तो ये चीज देखना जरूरी है कि ऑलरेडी वो पैसा देकर के वहां पर आ चुके हैं, तो उन्हें ज्यादा और पैसा देने के लिए ना कहा जाए। ठीक। Then procedure in case of an offender failing to observe the conditions of bond is dealt under the section। कौन सा सेक्शन में डेल्ट किया जाता है? सेक्शन नंबर 9 में। सेक्शन नंबर 9 में हमें ये पता चलेगा कि जब वो फेल हो जाता है, कंडीशंस ऑब्जर्व नहीं करता, तब क्या होगा। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन प्रेसिडेंट। सेक्शन नंबर 4 में अभी जो हम कंडीशन पढ़ रहे थे, सर्कमस्टांसेस, नेचर, कैरेक्टर, फलाना फलाना, तो उसमें ये इसमें से कौन सी कंडीशन नहीं है? सर्कमस्टांसेस भी है, नेचर भी है, कैरेक्टर भी है, अमाउंट ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय द ऑफेंडर, ये पर्टिकुलर चीज वहां पर नहीं है। तो सेक्शन नंबर, ये इसका एक्सप्लेनेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी हम पढ़कर आ चुके। हाँ, सेक्शन 9 में क्या बताया हुआ है ये अभी हम जरूर पढ़ेंगे। देखो, प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड। जो बॉन्ड भरवाया गया था सेक्शन नंबर 4 में, अगर उसको फुलफिल नहीं करता है तब क्या होगा, ये यहाँ पर बताया गया है। तब क्या होगा? इफ द कोर्ट which passes an order under section 4 in respect of an offender or any court which could have dealt with the offender in respect of his original offense has reason to believe on report of probation officer की रिपोर्ट पर या फिर अदरवाइज खुद को कोर्ट को भी ऐसा लग सकता है, कोई जरूरी नहीं है प्रोबेशन ऑफिसर रिपोर्ट ही लगाए, that the offender has failed to observe any of the conditions of the bond or bonds, कि ऑफेंडर जो है वो कंडीशन जो है उसने फुलफिल नहीं करी है जो बॉन्ड में एंटर करी गई थी उसके द्वारा, इट मे इशू अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट, कोर्ट जो है अरेस्ट वारंट इशू कर सकती है, और इफ इट थिंक्स फिट इशू अ समन्स टू हिम और हिज श्योरिटीज। भाई अगर वारंट इशू करेगी तो पुलिस वाला उठा करके लाएगा, और अगर समन इशू करेगी तो उसको खुद जो है कोर्ट में आना पड़ेगा, या उसकी श्योरिटीज पर भी समन्स जो है श्योरिटीज पर भी इशू किए जाएंगे, दोनों पर किया जाएगा, उसके ऊपर भी और श्योरिटीज, इफ एनी रिक्वायरिंग हिम और देम टू अटेंड बिफोर इट एट सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द समन्स। द कोर्ट बिफोर विच एन ऑफेंडर इज सो ब्रॉट और अपेयर्स, या तो लाया गया है या तो खुद अपेयर किया है समन के माध्यम से, मे इधर रिमांड हिम टू कस्टडी, या तो उसको कस्टडी में रख लेंगे अंटिल द केस इज कंक्लूडेड, जब तक कि केस नहीं कंक्लूड हो जाता तब तक उसको कस्टडी में रखने का, तब तक उसको जेल में रखने का कोर्ट के पास पावर है, या फिर उसको ग्रांट कर देंगे बेल विद और विदाउट श्योरिटीज कि आप जो है अपेयर करेंगे जब डेट फिक्स किया गया है हियरिंग के लिए। ठीक। Then, if the court, subsection 3 says, if the court after hearing the case is satisfied है कि offender ने केस की सुनवाई वगैरह हुई, कोर्ट को मतलब एकदम सेटिस्फाई होगा कि इसने फेल किया है ऑब्जर्व करने में कोई भी कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड, ठीक है, तो फोर्थविथ तुरंत इमीडिएटली क्या करेंगे? सेंटेंस हिम फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस, उसको सेंटेंस कर देंगे ओरिजिनल ऑफेंस के लिए जिसके लिए उसको जो है प्रोबेशन दिया था। वेयर द फेलियर इज फॉर द फर्स्ट टाइम, मान लीजिए पहली बार बेचारा बच्चा है, अभी भूल गया, मतलब नहीं उसने किया, फर्स्ट टाइम किया है उसने ऐसा, तो विदाउट प्रेजुडिस टू द कंटिन्यूएंस इन द फोर्स एंड बॉन्ड, फोर्स ऑफ द बॉन्ड इन फोर्स, मतलब कि जो बॉन्ड जैसा है फिर वो वैसा ही चलेगा, उस पर फाइन इम्पोज कर दिया जाएगा 50 रुपए तक का, नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज, 50 रुपए से ज्यादा का नहीं किया जाएगा। ठीक। इफ एनी पेनल्टी इम्पोज अंडर क्लॉज बी, क्लॉज में 50 रुपए पे करने के लिए बोला गया, नहीं पे करता, इज नॉट पेड विद इन द पीरियड, जो भी पीरियड फिक्स किया गया तो कोर्ट के द्वारा, तो कोर्ट जो है अब बेटा तुम गए, अब तुम्हें ओरिजिनल ऑफेंस के लिए सेंटेंस किया जाएगा। ठीक है, इससे जो बॉन्ड चल रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेजुडिस का मतलब होता है विदाउट हार्मिंग, विदाउट हार्म। ठीक है, तो ये चीज है। ये 50 रुपीज वाला भी कॉन्सेप्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए अगर उसने 50 रुपीज भी पे नहीं किए तो उसको क्या किया जाएगा, तो सेंटेंस किया जाएगा ओरिजिनल ऑफेंस के लिए। फिर उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ कौन से सेक्शन में बताया गया? सेक्शन नंबर 16 में। सेक्शन 19
of the Probation of Offenders Act deals with section 562 of the code not to apply in certain cases. यहाँ पे section 562 है, बट आपका ये क्योंकि 1898 वाले कोड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका सेक्शन 360 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। कोई भी ऐसा एक्शन जो कि गुड फेथ में लिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा या फिर किसी अदर ऑफिसर के द्वारा जिसको अपॉइंट किया गया है इस एक्ट के अंदर, उनके अगेंस्ट कोई भी सूट या फिर लीगल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी अगर उन्होंने गुड फेथ में कोई काम किया है। ठीक है, बस इतनी सी बात सेक्शन नंबर 16 में बताई गई। Section 562 of the code not to apply in certain cases, as I told you section 360. Section 360 जो probation of good conduct की बात करता है CRPC में, कह रहा है subject to the provisions of section 18, provision section 18 को ध्यान में रखते हुए section 360 of the code shall cease to apply, apply नहीं करेगा, apply नहीं करेगा उन states पर जहां पर, मैं यहां पर पूरा ही लिख दे रही हूं, उन states पर जहां पर ये एक्ट अप्लाई करता है। ठीक, अब इंग्लिश में भी पढ़ लो कि shall cease to apply, section 360 shall cease to apply to the state or parts thereof in which this act is brought into force। जिस जगह पर ये एक्ट फोर्स में आ गया है वहां पर सेक्शन 360 की क्या जरूरत है। आप सेक्शन 360 अगर अभी तक नहीं देखा है सीआरपीसी का तो देख लो जाकर के, वहां पे भी प्रोबेशन की बात करी गई है, लगभग सारी जो कंडीशन है वो यही सेम कंडीशन है जो यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, अब देखो सेक्शन नंबर 9, सॉरी चैप्टर, अरे यार, क्वेश्चन नंबर 9, which section of the Probation of Offenders Act deals with the removal of disqualification attached to conviction। ये सेक्शन नंबर 12 में बताया गया है। देन ड्यूटीज ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, सेक्शन नंबर 14 में है। सेक्शन नंबर 13 में प्रोबेशन ऑफिसर को बताया गया कि कौन क्या अपॉइंट करेगा, किसको हम प्रोबेशन ऑफिसर मान रहे हैं। अब हम सेक्शन नंबर 12 पढ़ेंगे, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग टू कन्विक्शन। कह रहे हैं नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, किसी दूसरे लॉ में जो भी कुछ लिखा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, किसी भी पर्सन को गिल्टी करार किया गया है किसी ऑफेंस के लिए और उसको डेल्ट किया गया सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंदर, मतलब प्रोबेशन का बेनिफिट उस बंदे को मिला है, तो कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन उसको नहीं सामना, किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ जो क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं वो सरकारी पेपर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें नहीं बैठ सकते, उनको सरकारी नौकरी भी नहीं मिलती जिसकी वजह से। तो ये कह रहे हैं कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का बेनिफिट अगर किसी बंदे को मिला है तो उसको कोई इस तरीके का डिस्क्वालिफिकेशन सफर नहीं करना पड़ेगा, मतलब वो सरकारी एग्जाम वगैरह दे सकता है, प्रोवाइडेड, लेकिन एक प्रोवाइजो उन्होंने ऐड कर दिया, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ पर्सन who after his release under section 4 is subsequently sentenced। मान लो जब उसको रिलीज किया गया सेक्शन नंबर 4 के अंदर, उसके बाद जो है उसको ओरिजिनल ऑफेंस के लिए सेंटेंस कर दिया गया है, तब फिर डिस्क्वालिफिकेशन सफर करना पड़ेगा। अगर जेल जाना पड़ा है तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन सफर करना पड़ेगा, अन्यथा डिस्क्वालिफिकेशन सफर करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अब प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट कब फोर्स में आया था, तो ये तो एकदम मुंह जबानी रटा होना चाहिए, 16 मई 1958, 16 मई 1958 को ये फोर्स में आया था। हालांकि आपके क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त हो गए हैं, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि अब हम बात कर ही रहे हैं तो हम सेक्शन 3 और सेक्शन 7 भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि सेक्शन 3 का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था और पूछा जाता है यहाँ से भी सवाल। ठीक, देखो, पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन। एडमोनिशन का मतलब होता है डांट फटकार करके, सही से कायदे से समझा के जो है उन्हें रिलीज कर दिया। सो व्हेन एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस, किसी पर्सन को गिल्टी पाया गया है जिसने ऑफेंस किया है सेक्शन 379, सेक्शन 380, सेक्शन 381, 404 या 420 ऑफ क्या, ऑफ आईपीसी, और एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, जो कि 2 साल से ज्यादा का नहीं है, और विद फाइन, या फिर सिर्फ फाइन से पनिशमेंट है या फिर दोनों चीजों से, मतलब 2 साल से कम का है, मान लो 1 साल का है और फाइन भी है कुछ, अंडर इन द इंडियन पीनल कोड या फिर किसी और दूसरे लॉ के अंदर, दोनों के अंदर, और कोई भी प्रीवियस कन्विक्शन भी, मतलब पहले भी उसको किसी भी चीज के लिए कन्विक्ट नहीं किया है, दोष सिद्धि उसकी नहीं हुई है, एंड द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी, तो जिस कोर्ट ने उसको गिल्टी पाया है उसको ऐसा लग रहा है, केस के सर्कमस्टांसेस को देख के उस कोर्ट को ऐसा लग रहा है
जिसमें नेचर आ रहा है ऑफेंस का, कैरेक्टर आ रहा है ऑफेंडर का, ये एक्सपीडियंट है, जरूरी है ये करना, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, जो भी कुछ दूसरे लॉ में लिखा है उसको छोड़ दें हम, उसका इस चीज पे कोई असर नहीं है। द कोर्ट में, कोर्ट चाहे तो उसको सेंटेंस करने के बजाय, instead of sentencing him to any punishment or releasing him on probation of good conduct, भाई प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे भी हमें उन्हें नहीं छोड़ना, मतलब कि हमें 3 साल का प्रोबेशन वाला भी सिस्टम नहीं करना है, हम तो ड्यू एडमोनिशन पर सब छोड़ देंगे, मतलब डांट फटकार करके छोड़ देंगे। लेकिन कोर्ट को फिर ऐसा लगना चाहिए केस को देख करके, नेचर ऑफ द ऑफेंस को, कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर को देख करके, और कोई प्रीवियस कन्विक्शन भी ना हो। तो यहाँ पर 3-4 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। जब 379, 380, 381, 404 और 420 आईपीसी में उसको कन्विक्ट किया गया है, मतलब उसने ऑफेंस कमिट किया, गिल्टी है, और 2 साल से कम का कोई ऑफेंस उसने किया है, और फाइन, और बोथ। तो इन सारी चीजें अगर है एंड ये एंड में है, किसी भी सूरत में उसके अगेंस्ट जो है कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, और अगर कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है तो उसको रिलीज किया जा सकता है आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। ठीक है, उसको रिलीज किया जा सकता है आफ्टर ड्यू एडमोनिशन, ये बात आपको याद रखनी है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, previous conviction against a person include any previous conviction, previous order made against him under this section or section 4। हम सिर्फ previous conviction किसी और सेंस में नहीं कह रहे कि previous conviction किसी और सेंस में तो है ही है, साथ साथ previous conviction अगर इस सेक्शन के अंदर भी हुआ है या सेक्शन 4 के अंदर भी हुआ है तो वो भी प्रीवियस कन्विक्शन में ही काउंट किया जाएगा, इंक्लूड होगा। ठीक है, वो भी अगर उसको सेक्शन अभी अगर उसको इससे पहले कभी सेक्शन 3 ऑफ प्रोबेशन के अंदर कन्विक्ट किया गया है, या सेक्शन 4 ऑफ प्रोबेशन के अंदर रिलीज किया गया है, या सेक्शन 3 के अंदर रिलीज किया गया है, दोनों ही सेक्शन के अंदर अगर रिलीज किया गया है तो भी हम उसको प्रीवियस कन्विक्शन ही मानेंगे, और ये उसका सब्सिक्वेंट ऑफेंस है, तो प्रीवियस कन्विक्शन को ध्यान में लिया जाएगा। फिर देखो, रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल। प्रोबेशन ऑफिसर की जो रिपोर्ट है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन बनता है इस सेक्शन से। द रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर रेफर टू इन सेक्शन 4 ऑफ सब सेक्शन 2, जो कि आपका वो था सुपरविजन ऑर्डर वाला। और अच्छा सॉरी रिपोर्ट यहाँ पर सुपरविजन ऑर्डर नहीं, रिपोर्ट सबमिट करी जा रही है प्रोबेशन ऑफिसर के, प्रोबेशन ऑफिसर सबमिट कर रहा है जो कंसिडरेशन रिपोर्ट होती है, ये कंसिडरेशन रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है। कंसिडरेशन रिपोर्ट जो होती है, जो कोर्ट कंसिडर करेगी। और सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2, इसको कॉन्फिडेंशियल ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल है, सीक्रेट है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में अगर उनको सही लगता है कम्युनिकेट कर सकती है इस रिपोर्ट का सब्सटेंस, किसको, ऑफेंडर को। सब्सटेंस मतलब कि जो मूल बात है वो कम्युनिकेट करी जा सकती है, एंड उसको अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है क्या वो जो है अपने डिफेंस में कुछ एविडेंस वगैरह पेश कर ले, एज मे बी रेलिवेंट टू द मैटर स्टेटेड इन द रिपोर्ट, जो कि रेलिवेंट होगा, एक ऐसा एविडेंस जो कि रेलिवेंट होगा जो भी मैटर बताया गया है उस रिपोर्ट में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सेशन एंजॉय किया होगा। आई होप आप लोगों का रिवीजन अच्छी तरीके से हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।